Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover क्लबिंग ऑफ इनकम. क्लबिंग ऑफ इनकम का बेसिक मतलब होता है इनकम रिसीव किसी और पर्सन के हाथ में हो रही है बट टैक्सेबल किसी और के हाथ में हो रही है, यानी इसको जो इनकम रिसीव हुई वो टैक्सेबल हो गई इस पर्सन के लिए, यानी इस पर्सन की इनकम में इसकी इनकम ऐड हो गई, राइट. तो इसी को एडिशन को कहा जाता है क्लब होना, यानी क्लबिंग ऑफ इनकम. ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन 60 से. सेक्शन 60 में दे रखा है ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ एसेट. अब इसका क्या मतलब होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं, सिंपल सा. सपोज़ कीजिए जैक जो है एक ओनर है एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है. ओके, सपोज़ कीजिए एक बंगलो है, उसका ओनर है जैक. तो उसका जो भी रेंट आएगा वो मिलना किसको चाहिए, जैक को, राइट. यानी जो भी रेंट जनरेट करेगी वो प्रॉपर्टी, यानी उसने सपोज़ कीजिए लेट आउट की है और उसका जो भी रेंट आना चाहिए वो किसको मिलना चाहिए, जैक को. बट जैक वो रेंट नहीं लेता है, वो कह रहा है कि वो जो रेंट है वो किसको देता है, जॉन को, राइट. यानी वो जो प्रॉपर्टी है उससे जो भी रेंट जनरेट होता है वो जाता है सीधा जॉन को, जो कि उसका कज़न है. तो वो जो रेंट जॉन के पास गया, यानी जॉन को जो रेंट रिसीव हुआ वो टैक्सेबल होगा किसके हाथ में, जैक के हाथ में. ओके, वाई, बिकॉज उसने जो ट्रांसफ़र ऑफ एसेट नहीं करके ओनली ट्रांसफ़र ऑफ इनकम किया है. उसने प्रॉपर्टी जॉन के हाथ में ट्रांसफ़र नहीं की है, उसने सिर्फ जो प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट होती है ये रेंट, वो ट्रांसफ़र किया है जॉन को. तो दिस कंसेप्ट इज़ नोन एज क्लबिंग ऑफ इनकम, यानी इनकम रिसीव किसके हाथ में हुई, जॉन के हाथ में, बट वो टैक्सेबल होगी जैक के हाथ में. वाई, बिकॉज उसने सिर्फ इनकम ट्रांसफ़र कर दी उसको. तो इसका मतलब ये भी हो सकता है ना, बिकॉज आईटी डिपार्टमेंट क्या सोचेगा, बिकॉज ये जो है इस बेसिक एग्जामिशन में आता है या फिर कम टैक्स स्लैब में आता है और ये जो है 30% टैक्स ब्रैकेट में आता है. तो जैक क्या सोच रहा है कि इनकम उसको ट्रांसफ़र कर दो तो इसका जो जैक का टैक्स है वो बच सकता है. ओके, तो डेट्स वाई ये सेक्शन है कि इनकम जो है वो ट्रांसफ़र भले ही कर सकता है और वो रिसीव कौन करेगा, जॉन, बट वो टैक्स लगेगा उस इनकम पे जैक को. ओके, यानी ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ एसेट. नेक्स्ट इज सेक्शन 61. सेक्शन 61 में दे रखा है रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट. तो सपोज़ कीजिए जैक जो कि ओनर है, सेम प्रॉपर्टी वही लेते हैं, एंड जॉन जो उसका कज़न है, राइट. अब वो क्या करता है, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र तो कर देता है बट रिवोकेबल ट्रांसफ़र करता है, यानी जब भी उसको ज़रूरत पड़े तो वो प्रॉपर्टी वापस ले सकता है, यानी रिवोकेबल है, राइट. यानी ये भी लिख सकता है वो उस एग्रीमेंट में कि 6 महीने बाद वो प्रॉपर्टी वापस आ जाएगी या फिर 1 साल बाद वो प्रॉपर्टी वापस ले लेगा. डेट इज़ नोन एज रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट. तो अगर किसी भी तरह का रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट है देन ऑल्सो जो भी रेंट जनरेट होगा उस प्रॉपर्टी में वो भले ही रिसीव कौन करे, जॉन, बट वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ जैक, राइट, जो कि प्रीवियस ओनर था. भले ही रिवोकेबल ट्रांसफ़र उसने कर दिया है, उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे. जब परमानेंट ट्रांसफ़र होगा उसी को कंसिडर किया जाएगा. अगर रिवोकेबल ट्रांसफ़र नहीं होता, परमानेंट ट्रांसफ़र होता, फिर जो भी टैक्स रेंट जनरेट होता उस प्रॉपर्टी से तो वो जॉन लेता, तो हम मान सकते थे कि उसकी इनकम है. बट इस केस में जो रिवोकेबल ट्रांसफ़र है इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम सीधा का सीधा टैक्स किससे ले लेंगे, जैक से, भले ही इनकम रिसीव जॉन कर रहा है. ओके, तो दिस इज नोन एज रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट, दैट इज सेक्शन 61. नेक्स्ट इज सेक्शन 64 सब सेक्शन 1.2, जिसमें दे रखा है रेम्यूनरेशन टू स्पाउस. इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं जैक का, जिसका एक बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, यानी 20% या फिर मोर देन 20% वोटिंग पावर है उसके पास, यानी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर बिजनेस में. और उस बिज़नेस के थ्रू वो क्या कर रहा है, मिसिस जैक को, यानी जो उसकी स्पाउस है, उसको रेम्यूनरेशन दे रहा है. और वो जो रेम्यूनरेशन है वो एक्सेस है ऑफ मार्केट वैल्यू. सपोज़ कीजिए कि उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी कंसिडर कर सकते हैं हम, या फिर और भी मार्केट वैल्यूज़ जो होती है वो कंसिडर कर सकते हैं. अगर आपको जो असेसिंग ऑफिसर है उसकी मार्केट वैल्यू नहीं जम रही देन यू कैन अपील. ओके, तो वो कंसेप्ट अलग है. बट जो रेम्यूनरेशन होना चाहिए उससे ज़्यादा हम रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं उसको, यानी उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है या फिर कोई भी उसने कोर्स वगैरह कर रखा है, जो भी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसकी, उससे भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम मार्केट वैल्यू से, राइट. देन वो जो टैक्स लगेगा वो किसको लगेगा, जैक को, राइट. तो सीधा सीधा वो जो रेम्यूनरेशन रिसीव कर रही है मिसेस जैक, उस पे जो टैक्स लगेगा जैक को.
और यहाँ पे जो वर्ड है वो स्पाउस लिखा है, तो अगर हम इसको रिवर्स करें देन ऑल्सो इट इज़ एप्लीकेबल। यानी हमने मिसेस जैक को सब्सटेंशियल इंटरेस्ट डाल दिया बिजनेस में, राइट, और बिजनेस के थ्रू वो जैक यानी जो उसका स्पाउस है मिसेस जैक का, उसको अगर वो रेमुनरेशन दे रही है एक्सेस ऑफ मार्केट वैल्यू, देन ऑल्सो इट इज़ टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिसेस जैक, राइट। यानी हम रिवर्स करते रहेंगे जब भी स्पाउस वर्ड आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो वर्ड है वो स्पाउस है ना कि वाइफ, राइट, तो हम रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 4th पॉइंट, जिसमें दे रखा है एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस। तो इसमें जो जैक है वो ट्रांसफ़र कर रहा है क्या, कोई भी एसेट, कोई भी हो सकता है, प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकता है, एसेट वो ट्रांसफ़र कर रहा है मिसेस जैक को, बट जो कंसिडरेशन है वो इनएडिक्वेट है। कंसिडरेशन क्या होता है, यानी उसको बदले में क्या मिल रहा है, फ्री में तो नहीं करेगा, राइट, तो फ्री में भी कर सकता है बट उस पर क्लबिंग वगैरह अप्लाई हो जाएगी, अभी मैं बताऊंगा। तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, यानी जो होना चाहिए कंसिडरेशन वो नहीं है, इनएडिक्वेट है। साथ ही साथ नो एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, यानी वो एग्रीमेंट भी नहीं हुआ ऐसा कुछ कि वो अलग अलग हो गए हैं, ओके, यानी वो भी साथ में ही रह रहे हैं। तो ये दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही है देन जो भी इनकम जनरेट होगी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से जो उसने ट्रांसफ़र कर दी है विद इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, देन उसमें जो भी इनकम जनरेट होगी वो रिसीव कौन करेगा, मिसेस जैक, बट टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ जैक, ओके। वाई, बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, राइट। अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन से ट्रांसफ़र करता देन इनकम जो है वो टैक्सेबल भी होती मिसेस जैक के हाथ में एंड रिसीव भी होती मिसेस जैक के हाथ में, बट यहाँ पे जो है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, डेट्स वाई रिसीव कौन कर रहा है, मिसेस जैक, बट टैक्सेबल होगी जैक के हाथ में, ओके। एंड जो रिलेशन है हस्बैंड वाइफ का वो होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, और साथ ही साथ इनकम जनरेशन के पॉइंट पे, यानी इनकम जब जनरेट हो रही है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से, रेंट भी हो सकता है या और कोई एसेट है तो और कोई एसेट भी हो सकता है, एफडी वगैरह, ओके, तो एज द केस में भी। बट जो रिलेशन है वो 2 पॉइंट ऑफ टाइम पे हम चेक करेंगे, पहला ट्रांसफ़र के टाइम, दूसरा इनकम जब जनरेट हो रही है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से या एसेट से हम कह सकते हैं, ओके। और जो कैपिटल गेन होगा वो भी क्लब होगा। सपोज़ कीजिए जैक ने ट्रांसफ़र किया इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मिसेस जैक को, और मिसेस जैक ने ट्रांसफ़र कर दी प्रॉपर्टी किसी और को, यानी बेच दी उस प्रॉपर्टी को, तो उस प्रॉपर्टी को जो उसने बेचा मिसेस जैक ने, तो उस पर जो भी कैपिटल गेन होगा वो भी टैक्सेबल किसके हाथ में होगा, जैक के हाथ में, न कि मिसेस जैक के हाथ में, ओके। एंड अगर एसेट जो है वो चेंज कर दी, यानी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर दिया एफडी में, यानी प्रॉपर्टी बेच के एफडी में पैसा डाल दिया, या फिर कोई भी अदर एसेट में पैसा डाल दिया, देन ऑल्सो क्लबिंग प्रोविजंस विल अप्लाई। यानी अदर जो एसेट खरीदा है उस प्रॉपर्टी को बेच के उस पर जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो भी किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, जैक के हाथ में, ओके। एंड इवन इफ इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र, यानी डायरेक्ट ट्रांसफ़र न करके किसी और के थ्रू कर दिया, यानी किसी फॉर एग्जांपल मिस्टर सी है, उसको ट्रांसफ़र किया और मिस्टर सी ने इसको ट्रांसफ़र कर दिया मिसेस जैक को, ओके, तो दिस इज़ नोन एज इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र, बिकॉज अल्टीमेटली पैसा तो यहीं से ही गया, सॉरी एसेट तो यहीं से ही गई, राइट। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ पॉइंट्स और है, एक्सेप्शंस है, तो वो स्टार्ट करते हैं। तो जैक जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है मिसेस जैक के हाथ में क्या, काउ, ओके, काउ ट्रांसफ़र कर रहा है, एंड मिसेस जैक जो है वो काउ से जो भी मिल्क जनरेट होता है वो कहाँ पे, उससे एक मिल्क का बिजनेस स्टार्ट करती है, ओके। तो जो काउ से मिल्क आएगा उससे जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा मिसेस जैक को, जो भी प्रॉफिट रिसीव होगा वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ जैक, ओके, राइट। इतना कंसेप्ट क्लियर है। बट काउ जब प्रोड्यूस करेगी काफ को, यानी रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होगा वो काफ को प्रोड्यूस करेगी, देन वो काफ से जो मिल्क जनरेट होगा और वो जो मिल्क बिजनेस कर रही है उससे जो भी मिल्क जनरेट होगा और उस पर जो भी प्रॉफिट होगा वो कौन लेगा, मिसेस जैक, बट वो टैक्स भी लगेगा उस पर मिसेस जैक के द्वारा, यानी टैक्सेबल भी इन द हैंड्स ऑफ मिसेस जैक एंड रिसीवेबल ऑल्सो इन द हैंड्स ऑफ मिसेस जैक, ओके। तो दिस इज़ द एक्सेप्शन, बिकॉज काउ जो है वो जो हमारी ओरिजिनल एसेट थी वो काउ थी, न कि काफ, ओके। तो डेट्स वाई ये एक एक्सेप्शन है। ऑल्सो एक और एक्सेप्शन है, जैक अगर ट्रांसफ़र करता है शेयर्स किसको, मिसेस जैक को, और उस पर जो भी बोनस शेयर्स मिलते हैं उसको, तो बोनस शेयर्स पे जो भी डिविडेंड मिलेगा वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ मिसेस जैक, न कि जैक, ओके।
बिकॉज ओरिजिनल शेयर्स जो ट्रांसफ़र किए थे उस पर जो डिविडेंड जनरेट हो रहा है वो तो जैक के हाथ में टैक्सेबल होगा, बट जो बोनस शेयर्स है वो ओरिजिनली नहीं थे, वो बाद में हुए हैं आफ्टर ट्रांसफ़र टू मिसिस जैक। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट एक और चीज़ है, जैक जो है वो मिसिस जैक को पेमेंट करता है कुछ भी, यानी मनी प्रोवाइड कराता है कुछ बिजनेस करने के लिए। ओके, और मिसिस जैक जो है वो उस पर्टिकुलर मनी से बिजनेस करती है, तो उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ जैक। ओके, बट जो भी पोर्शन मिसिस जैक कंट्रीब्यूट करेगी एज अ कैपिटल, हो सकता है ना कि वो अपने तरफ से भी कुछ पैसा डाले उस पर्टिकुलर बिजनेस में, देन वो जो पैसा कंट्रीब्यूट करेगी इन द बिजनेस, उस पर जो भी प्रॉफिट होगा, उस पर्टिकुलर पोर्शन पे जो भी प्रॉफिट होगा वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ मिसिस जैक। यानी जितना पोर्शन जैक ने कंट्रीब्यूट किया उस पर जो भी प्रॉफिट होगा वो जैक ले जाएगा, एंड हो सकता है प्रॉफिट रिसीव तो मिसिस जैक के हाथ में ही हो रहा है सारा, बट टैक्सेबल की बात हो रही है। टैक्सेबल किसके हाथ में होगा? जैक के हाथ में, जितना कैपिटल उसने कंट्रीब्यूट किया है, और जितना कैपिटल मिसिस जैक ने कंट्रीब्यूट किया है उस प्रोपोर्शन का प्रॉफिट वो ले जाएंगे। ओके, तो इसमें सिंपल सा पॉइंट है कि हमें चेक करना पड़ेगा फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर और डिवाइड करना पड़ेगा कैपिटल को। उसके बाद हमें प्रॉफिट जो है वो प्रोपोर्शनली डिवाइड करना पड़ेगा जैक के हाथ में एंड मिसेस जैक के हाथ में, कितना कितना टैक्सेबल होगा। ओके, सिंपल। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सेक्शन 64 सबसेक्शन 1/6। ओके, अब इसमें क्या है ना, बस एक चेंज करना है आपको, बाकी सारी चीज़ें सेम है। स्पाउस जो था उसकी जगह आपको क्या कर देना, सन्स वाइफ। ओके, तो सन्स वाइफ यानी अब जैक जो है, सपोज कीजिए जैक का जो बेटा है एबीडी। ओके, एज्यूम करते हैं जैक का जो सन है वो एबीडी है, तो एबीडी की वाइफ यानी मिसेस एबीडी, राइट, तो उसकी सन्स वाइफ हो गई जैक की, तो वो सेम चीज़ है, वही ट्रांसफ़र करेगा क्या, एसेट, और एसेट से जो भी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन अगर है, एंड जो सेकंड कंडीशन थी कि वो साथ में रहते हैं वो तो होगी नहीं इसमें, राइट, बिकॉज वो तो स्पाउस के केस में था, तो इस केस में वो पॉसिबल भी नहीं है, राइट, लिविंग टुगेदर वगैरह चीज़, राइट, तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन तो आएगा, ये एक कंडीशन होगी। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है देन ही क्लबिंग अप्लाई होगी, अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन है देन क्लबिंग अप्लाई नहीं होगी। तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तो जो भी इनकम रिसीव हुई मिसेस एबीडी, कौन है, जैक की सन्स वाइफ। ओके, और टैक्सेबल होगा कौन, जैक, और रिलेशन कब देखेंगे, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ इनकम जनरेशन। सिंपल, सेम टू सेम चीज़ें, कैपिटल गेन ऑल्सो अप्लाई, एंड ऑल्सो अगर एसेट चेंज हो जाती है देन ऑल्सो क्लबिंग अप्लाई, एंड अगर इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र किया है देन ऑल्सो क्लबिंग अप्लाई। ओके, सेम टू सेम पॉइंट्स है, बस नाम चेंज हो गया, सन्स वाइफ हो गया स्पाउस की जगह। एंड ये भी सारी चीज़ें जो है वो एक्यूरेट सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है जैसा हमने स्पाउस के केस में पढ़ा था, तो वापस रिपीट नहीं करते। ओके, बिजनेस वाली चीज़ें वगैरह सब। नेक्स्ट इज सेक्शन 64(1)(a), जो कि है हमारा इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। ओके, तो इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड जो है वो टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट विद हायर इनकम, यानी दोनों पेरेंट में से जिसकी भी इनकम हायर होगी, यानी जो हायर टैक्स स्लैब में फॉल कर रहा होगा, उसके हाथ में हम डालेंगे माइनर की इनकम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिले। ओके, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो गवर्नमेंट को। तो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट विद हायर इनकम बिफोर क्लबिंग, ये ध्यान रखना है, मतलब क्लबिंग के पहले की इनकम हम कैलकुलेट करेंगे, जिसकी इनकम हायर होगी उसके हाथों में हम टैक्सेबल कर देंगे उस पर्टिकुलर माइनर की इनकम। ओके, इफ़ पेरेंट्स आर सेपरेटेड देन जो मेंटेनिंग पेरेंट है, यानी जो जिसके हाथों में कस्टडी है उस पर्टिकुलर चाइल्ड की, उसके हाथों में इनकम चली जाएगी उस पर्टिकुलर माइनर की। ओके, एंड इफ़ वन डेड, यानी एक पेरेंट जो है वो डेड हो चुका है, देन जो सर्वाइविंग पेरेंट है वो उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी उस माइनर चाइल्ड की इनकम। नेक्स्ट इज इफ बोथ डेड देन नो क्लबिंग, माइनर विल पे टैक्स, बट कंप्लायंस जो है वो कौन करेगा, गार्जियन। ओके, यानी जो कंप्लायंसेस है लाइक ITR वगैरह, वो जो है वो माइनर को तो पता नहीं होगा, राइट, तो उसका जो भी गार्जियन है वो कंप्लायंसेस करेगा, बट इनकम पे जो टैक्स है वो कौन पे करेगा, माइनर, यानी क्लबिंग अप्लाई नहीं होगी, किसी के
इनकम में ऐड नहीं होगा इसकी इनकम। ओके, नेक्स्ट इस चाइल्ड में हम इंक्लूड करेंगे स्टेप चिल्ड्रन एंड ऑल्सो एडॉप्टेड चिल्ड्रन। अगर कोई स्टेप चिल्ड्रन है देन चाइल्ड की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा, एडॉप्टेड चिल्ड्रन है देन ऑल्सो वो चाइल्ड की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा, बट वी हैव टू एक्सक्लूड चाइल्ड आउट ऑफ एन इलीगल मैरिज। ओके, यानी ओनली लीगल मैरिज से जो चाइल्ड होगा उसको हमें इंक्लूड करना है, इलीगल मैरिज से एक्सक्लूड करना है। नो क्लबिंग इफ़ स्पेशल स्किल्स है उसमें, यानी वो जो चाइल्ड आर्टिस्ट वगैरह होते हैं या फिर डांसर्स, सिंगर्स, ये जो भी स्पेशल स्किल्स होती है उससे जो भी इनकम जनरेट होती है वो उस पर टैक्स जो भी होगा वो क्लबिंग अप्लाई नहीं होगी उस पर माइनर खुद ही टैक्स पे करेगा। ओके, यानी क्लबिंग अप्लाई नहीं होगी, किसी और की इनकम में वो इनकम ऐड नहीं होगी, राइट। एंड ऑल्सो इन केस ऑफ मैनुअल लेबर जो है, अगर उसका केस है देन ऑल्सो क्लबिंग अप्लाई नहीं होगी, इतना आपको ध्यान रखना। एंड अगर माइनर जो है ATU डिसेबिलिटी है, उसमें ATU डिसेबिलिटी क्या होता है ये हम डिडक्शन वाले चैप्टर में डिटेल में समझेंगे, बट कोई भी तरह की मतलब ATU में जो भी डिसेबिलिटीज़ दे रखी है उसमें से अगर कुछ है देन ऑल्सो क्लबिंग विल नॉट अप्लाई। ऐसा इसलिए बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड कराती है काफ़ी अच्छी इनकम इनको जो भी डिसेबल्ड होते हैं, देन उसको हम क्लब नहीं कर सकते किसी और पर्सन की इनकम में। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 जिसमें दे रखा है एग्जेम्पशन, यानी कुछ एग्जेम्पशन मिलेगा, यानी 1500 पर एनम या फिर इनकम जितनी भी क्लब्ड हो रही है फॉर चाइल्ड, विच एवर इज़ लोअर वो हमारा हो जाएगा एग्जेम्पशन, यानी उसे हम लेस कर सकते हैं, उससे एक्सेस जितनी भी इनकम होगी उस पर टैक्स लग जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 64 सब सेक्शन 2 जिसमें दे रखा है अगर हम मेंबर हैं किसी HUF के और हम ट्रांसफ़र करते हैं कोई भी एसेट जो कि है सेल्फ एक्वायर्ड, राइट, और उस पर हम चार्ज कर रहे हैं क्या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, यानी कंसिडरेशन जो है जिस पे हम सेल कर रहे हैं वो इनएडिक्वेट है, यानी एडिक्वेट नहीं है, देन इनकम जो भी उस एसेट पे जनरेट होगी वो रिसीव होगी HUF, राइट, HUF रिसीव करेगा, बट टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ मेंबर ऑफ HUF। ओके, वाई? बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन।